हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम इंटीग्रेशन को एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज वाला कंसेप्ट लिखा हुआ है, व्हाट इज इंटीग्रेशन, और सामने लिखा हुआ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हुआ इस बात का। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें जानते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है ये समझने में तो आपको बहुत कन्फ्यूजन बढ़ेगी अगर आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली डिफरेंशिएशन होता है तोड़ना और इंटीग्रेशन होता है जोड़ना। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन जैसे अगर आपने कुछ ये कोई लेंथ ले रखी है और लेंथ के छोटे टुकड़े को आप dl से रिप्रेजेंट करें। डी मतलब बहुत स्मॉल के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप फिजिक्स का है एक्चुअली ये सारी टर्म, एक होता है डेल्टा एल और एक होता है डी एल। फिजिक्स में आप यूज करते हैं डेल्टा एक्स डी एक्स, डेल्टा एक्स और डी एक्स। डेल्टा एक्स मतलब स्मॉल के लिए यूज करते हैं, चेंजेस के लिए यूज करते हैं जब कुछ बड़ा चेंज हो। डी एक्स मतलब बहुत स्मॉल के लिए, बहुत स्मॉल। डेल्टा कुछ बड़ा चेंजेज होता है, जैसे अगर आपको 5 है और 5 को बढ़ा के आप 7 कर दो तो ये कुछ बड़ा चेंज हुआ इसमें। लेकिन अगर आप 5 को बढ़ाकर 5.00001 कर दो तो ये बहुत छोटा चेंजेज है। तो अगर बहुत छोटा चेंज है तो डी एक्स और बहुत बड़ा है तो डेल्टा एक्स। ये होता है। ये सारी चीज़ें आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, मुझे नहीं पता कैसे आप करते हैं। बट यहाँ पर ये जो छोटी सी एक स्मॉल लेंथ ले ली जाती है ना, इस लेंथ को अगर हम dl बोलें तो dl को ऐसी छोटी छोटी इन सारी लेंथ का अगर सम करें तो उस सम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और यही पूरा मिला के l हो जाएगा। यानी ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, बट हमारा यहाँ पर इस सब तामझाम से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए इंटीग्रेशन क्या होता है उसकी बात मैं नहीं करूँगा। इंटीग्रेशन हम फाइंड कैसे करते हैं हमें वो सीखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन के यूजेस तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, फिर आप जैसे आप गोस थ्योरम में पढ़ते होंगे E.ds, और ds में फिर पूरा सरफेस एरिया ले लिया जाता है। तो बहुत जगह यूज है इंटीग्रेशन के वहाँ पर, तो यूज तो वहाँ पर है और वो फिजिक्स वाले टीचर आपको बताते भी होंगे। बट यहाँ मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम इंटीग्रेशन फाइंड कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन फाइंड करने के तो बहुत सारे मेथड हैं। अगर हम स्टार्टिंग से करें बिल्कुल सीरियल वाइज तभी इंटीग्रेशन होना पॉसिबल होते हैं। सबसे बड़ी कमी इंटीग्रेशन की यही है कि अगर किसी बच्चे की पहली एक्सरसाइज छूट जाए या किसी कारणवश वो फर्स्ट एक्सरसाइज में कंसंट्रेट ना कर पाए, कि चलो छोड़ दी, ऐसे लापरवाही में छोड़ दी, या कोई बीमारी हो गई या समथिंग कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, कुछ मिस हैपनिंग हो गई बच्चे के साथ और वो पहली 2-3 एक्सरसाइज नहीं कर पाया, तो इंटीग्रेशन में वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इंटीग्रेशन फिर नए सिरे से स्टार्ट किया कि हो सकता है कुछ बच्चों का स्टार्टिंग में छूट गया। तो अब हम नए सिरे से इंटीग्रेशन में देखेंगे कि इंटीग्रेशन एक्चुअली करते कैसे है। तो मुझसे ये मत पूछना कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन क्या होता है ये आप पूछेंगे फिजिक्स वाले टीचर से, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इस एक लाइन की जरूरत पड़ेगी पहली एक्सरसाइज में, जो स्टार्टिंग है और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसीजर है। इस बात को एक तरीके से समझेंगे, जैसे आप किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं। मान लिया आपने डिफरेंशिएशन किया x की पावर 5 का, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5x की पावर 4, ओके। या फिर आपने डिफरेंशिएशन किया sin x का, तो आपको आंसर मिल जाएगा cos x। या फिर आपने डिफरेंशिएशन किया tan x का, तो आपको आंसर मिल जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये तो डिफरेंशिएशन की बात हो गई। अब मैंने कहा कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो रिवर्स प्रोसेस का मतलब हम कैसे समझेंगे। मतलब आप ऐसे समझना कि जैसे यहाँ पर कोई भी फंक्शन f(x) है और यहाँ आपने उसका डिफरेंशिएशन लिख रखा है। अगर इससे इधर जाना डिफरेंशिएशन है, तो इससे इधर आना इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। मतलब f(x) से f'(x) को प्राप्त कर लेना कहलाता है डिफरेंशिएशन, f'(x) से वापस इसे प्राप्त कर लेना कहलाता है इंटीग्रेशन। यानी अगर इस चीज़ को हम यहाँ पर देखें, हमने क्या देखा कि x की पावर 5 से 5x की पावर 4 हमने डिफरेंशिएशन के थ्रू ही तो पहुँचे थे, कि हमने x की पावर 5 का अगर डिफरेंशिएशन किया तो हमें मिला 5x की पावर 4।
क्लियर है। अगर हम 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन कर दें, अगर हम 5x की पावर 4 का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें वापस x की पावर 5 मिल जाएगा। ओके, यानी यहाँ से हम एक मोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमारा डिफ्रेंशिएशन ठीक ठाक है, मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो, आपको डिफ्रेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले याद हैं तो आपको इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक फॉर्मूले इन द सेंस कि जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि 10x का डिफ्रेंशिएशन sec² x है, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे। इंटीग्रेशन करने के लिए डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले आपको दोनों साइड से, यानी आपसे फॉर्मूला पूछें या आंसर देकर आपसे क्वेश्चन पूछ लें, दोनों साइड से याद होना चाहिए। यानी अब ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को, जैसे आप इसे ही कैच करो। मान लिया मैं आपसे पूछूं 10x कहीं का डिफ्रेंशिएशन है, सॉरी 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, और आप बता दें फटाफट कि sec² x होता है। मान लिया मैं आपको कहूँ कि 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है और आप कहते हैं कि sec² x होता है 10x का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा पूछ लूँ, मैं तुमसे ये पूछूँ कि sec² x कहीं का डिफ्रेंशिएशन है, तब भी आप बता सकें कि सर वो 10x का है। जैसे सपोज मैं आपसे पूछूँ cos x कहीं का डिफ्रेंशिएशन है, तो आप कह देंगे cos x sin x का डिफ्रेंशिएशन है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया मैंने किस तरीके से आपसे पुटअप किया। मैंने ये नहीं पूछा आपसे कि sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या है, नहीं, मैंने क्या पूछा कि cos x कहीं का डिफ्रेंशिएशन है, तो आपने बता दिया cos x sin x का डिफ्रेंशिएशन है। ओके, आपको फॉर्मूले दोनों साइड से याद होंगे, तभी आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रख पाएंगे। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो अगर आपको cos x का इंटीग्रेशन याद रखना है ना, जिस फंक्शन का भी इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, उस फंक्शन के बारे में आप सोचेंगे, तुरंत आप माइंड में लेके आएंगे कि ये जो cos x है वो कहीं का डिफरेंशिएशन है, तो ये जिसका भी डिफरेंशिएशन होता होगा वो ही इसका आंसर में लिखा जाएगा। तो जिसका भी आपको इंटीग्रेशन करना है, जैसे सपोज आपको sec² x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करना है, देखो याद तो आपको करना ही पड़ेगा, याद इंटीग्रेशन में ज़्यादा फॉर्मूला बेस काम नहीं है, थिंकिंग स्किल होती है अपनी। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को मेमोराइज कर लोगे, इंटीग्रेशन इतनी आसान होता चला जाएगा आपके लिए। हर एक्सरसाइज में कुछ कुछ नई बातें आएंगी, मैं उन सबको समराइज कराता रहूँगा साथ के साथ आपको, आप उन्हें नोट डाउन करते हुए चलना, उसके बाद इंटीग्रेशन आसान रह जाएगा। जैसे sec² x है, तो आपको अगर sec² x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना है, तो आप ये सोचो sec² x कहीं का डिफरेंशिएशन है, तो जवाब आएगा माइंड से निकल के sec² x कहीं का है। सोचो माइंड में आप, तो आएगा कि sec² x 10x का डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ लिख दोगे आप 10x। ओके, और इन सब में एक +c का कंसेप्ट और एराइज हो जाता है। इस +c के ऊपर वैसे तो मैंने एक वीडियो बना रखी है छोटी सी कि रोल ऑफ c इन इंटीग्रेशन करके कुछ है, वो देख लोगे आप, आ जाएगा समझ में। बट एक बार और सुन लो अगर नहीं भी समझ में आता है। दरअसल समस्या क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ आपको कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि sin x + 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो तब भी तो आपका आंसर cos x ही आएगा। या मैं आपसे पूछूं कि sin x -2/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तब भी डिफरेंशिएशन cos x होगा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो जब वो 0 हो गया, चाहे कांस्टेंट कोई सा भी हो, डिफरेंशिएशन डेफिनेटली 0 होगा। तो जब यहाँ पर 0 हो ही गया, यहाँ cos x रहेगा केवल। इन तीनों में देखो सबका आंसर सेम है। तो अगर आपको मेमोराइज करना है कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है, तो आपको ये याद रहा, ये तब भी ठीक है। खाली sin x लिख दोगे वो तब भी सही है, और ये लिख दोगे वो तब भी ठीक है। cos x इसका भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, इसका भी और इसका भी। यानी जब आपको cos x का इंटीग्रेशन लिखना पड़े, तो आप केवल ये सोचोगे कि ये cos x किसका डिफरेंशिएशन है, तो आएगा sin x। लेकिन sin x के साथ हो सकता है कोई कॉन्स्टेंट भी हो, क्योंकि अगर sin x के साथ कोई कांस्टेंट रहा तब भी तो आंसर cos x आया होगा। तो उस कांस्टेंट को आप इस cos को देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कांस्टेंट क्या रहा होगा। आप इसे प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते उस साइड को देख के। अगर मैं इधर की छुपा लूँ, आप 2 मिनट के लिए ये सोचिए कि मैंने ये वाली साइड हाइड कर दिया, इन पर मैंने हाथ रख लिया, ठीक है। आप इस साइड को देख के बता सकते हैं क्या थी ये तो आप गारंटीड बता देंगे कि sin x तो जरूर साइन में, बट वो कांस्टेंट क्या था वो आप बता नहीं सकते। मैं छुपा लेता हूँ इनको मैंने हाइड कर लिया। अब आप सिर्फ इसे देखकर नहीं बता सकते कि वो उधर क्या लिखा हुआ है। ओके,
सिर्फ इसके बारे में बता सकते हैं जो मेन टर्म है साइन एक्स। तो जब ये हमें पता नहीं लग सकता कि ये एक्चुअली है क्या, तो हम इसे जनरल वे में सी मान लेते हैं कि सी, बस सी के बारे में इतनी जानकारी होगी कि ये कोई ना कोई कांस्टेंट रहा होगा सी, सिर्फ इतनी जानकारी कि साइन एक्स प्लस सी, वही सेम फीचर यहाँ पर है सेम। तो इसीलिए इंटीग्रेशन में हर किसी के साथ आप सी ऐड करते चले जाना। समझ में आया? ठीक, नहीं भी आया सी ऐड करने की आदत डाल दो आप इंटीग्रेशन में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप वीडियो रोक के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बोर्ड पर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन के, जितनी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन में कुछ एक्सरसाइज वाइज भी कुछ फॉर्मूले आएंगे। जैसे आप फोर्थ एक्सरसाइज पे पहुंचोगे, फोर्थ एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले आपको मिलेंगे। आप थर्ड एक्सरसाइज में देखोगे, वहाँ इंटीग्रेशन के तो फॉर्मूले नहीं होंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं उनका अच्छा खासा यूज होगा, तो वहाँ भी आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के लिए 14 फॉर्मूले मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप कॉपी पेन लेकर इन 14 फॉर्मूले को नोट डाउन करोगे वीडियो रोक के। आप पहले इन्हें नोट डाउन करेंगे, सबको मेमोराइज करेंगे, उसके बाद आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत लॉन्ग जाएगा मेरा, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन से रिलेटेड अगर आप सारा देख लोगे इसको, मैं इसमें कोशिश ये करूँगा कि 7.1 और 7.2 दोनों एक्सरसाइज कवर हो जाएं। तो आप इसे यहीं रोकेंगे और रोकने के बाद सारे फॉर्मूले याद करेंगे। 10-5 मिनट आप पेपर पे लिखेंगे, याद हो जाएंगे। याद रखना आसान है अगर आपको डिफ्रेंशिएशन के याद है। बस इसमें ये वाला फॉर्मूला अलग है थोड़ा सा, ये tan कोट सेक। देखो सबसे पहले x की पावर n वाला आया। n क्या होता है? n होता है कांस्टेंट। ये वहाँ काम करेगा फॉर्मूला जहाँ x स्क्वायर x क्यूब वगैरह हो। इस फॉर्मूले के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ, जैसे आपको x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा? x की पावर n इक्वल टू होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी जो x की पावर आई है उसमें आप ये ऐड करोगे, x की पावर 3 हो जाएगी, अपॉन में वही नंबर लिखोगे जो x की पावर में है और प्लस c। ओके, इसी तरीके से जैसे आपको √x का इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसे x की पावर 1/2 लिखोगे, x की पावर 1/2, और इसमें फिर एक ऐड करके x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और प्लस c लिखना मत भूला करें। इस तरीके से ये होगा, ठीक है ना। तो x की पावर n वाले फॉर्मूले वहां पर काम करेंगे जहां x की पावर में कोई नंबर आया हो। ये नंबर कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कहीं पर इस तरीके का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ जाए कि 1/x की पावर 5, तो आप इसे नेक्स्ट लाइन में x की पावर -5 बनाएंगे, x की पावर -5 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग -5 में आप एक ऐड करोगे तो x की पावर -4 हो जाएगा, अपॉन -4 और प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ओके, और इस वीडियो में मैं आपकी एक्सरसाइज 7.1 और 2 मतलब एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा कि एक्सरसाइज का पहला ये दूसरा ये, इस तरीके से नहीं, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। उन्हें सुनने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो इसमें बेसिक से अगर बात करें तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे मैं अपनी तरफ से लूँ कि आपको इंटीग्रेशन करना है 5x की पावर 7 माइनस 2x की पावर 4 प्लस 10x माइनस 4 sec स्क्वायर x प्लस 5। सपोज मैंने एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन की सारी टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म यहाँ पर मैंने लिखी है। सारी टर्म का आप अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बस ध्यान रखना कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आया है तो वो एज इट इज बना रहेगा। यानी यहाँ पर आप 5 को तो ऐसे लिखोगे और x की पावर 7 का इंटीग्रेशन करोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। x की पावर 7 का हो जाएगा x की पावर 8/8। फिर -2 को ऐसे रखा, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 5/5 हो जाएगा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर प्लस 10x है, 10x का इंटीग्रेशन बोर्ड पर फॉर्मूला लिखा हुआ है log sec x। फिर माइनस, अब देखो ये 4 मल्टीप्लाई में है सेक स्क्वायर के साथ, तो 4 एज इट इज बना रहेगा, एज इट इज बना रहेगा। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे
सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी ढूंढो इन फॉर्मूले में, ये रहा 10 नंबर पर। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो -4 10x और प्लस ये 5। उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, ये जो फॉर्मूला नंबर 14 है, एक बार इसको समझो। यहाँ पर ये k क्या है, k कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे 5 आ जाए, 7 आ जाए, -9 आ जाए, कुछ भी एक कांस्टेंट टर्म अगर आ जाए, तो अगर उसका इंटीग्रेशन करना हो तो बस उसके साथ x लग जाता है उस कांस्टेंट के साथ। तो 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x और प्लस c। बस ये होता है हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन। तो आपकी पहली एक्सरसाइज में बातें तो यही हैं, हर एक टर्म का अलग अलग करेंगे, बाकी और कोई स्पेशल रूल नहीं है। आगे चल के इंटीग्रेशन में आप पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला है, फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, पार्शियल फ्रैक्शन है, तो काम तो बहुत सारा है इंटीग्रेशन में आगे चलकर। लेकिन स्टार्टिंग के लिए हर एक टर्म का बस अलग अलग इंटीग्रेशन करना होता है, और ये वहीं पर कारगर होगा जहाँ सारी टर्म्स ऐसे सेपरेट हों, डायरेक्ट फॉर्मूले, जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है। लेकिन अब इसमें क्या कुछ उलझा मुलझा काम जो हो जाता है उसे देख लेते हैं एक बार। अब बोर्ड पर लिखा हुआ है चेन रूल फॉर लीनियर एक्सप्रेशन, तो एक बार इस छोटे से कंसेप्ट को समझिए। इंटीग्रेशन में कोई भी मल्टीप्लाई रूल, डिवाइड रूल, चेन रूल जैसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कुछ थोड़ी सी बाउंडेशंस के साथ हम चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। चेन रूल क्या होता है, डिफरेंशिएशन जिस बच्चे ने पढ़ा है एक बार उसे मैं बता दूं। चेन रूल ऐसे क्वेश्चन में काम आता है जहां पर जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कोस एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स है, लेकिन अगर एक्स की जगह पर यहाँ कुछ और आ जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, इस टाइप का, जब x को किसी और अदर एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दिया जाए तो वहां चेन रूल एक्टिव होता है। अब यहाँ पर चेन रूल कैसे लगाएंगे कि ये जो भी एक्सप्रेशन है इस पूरे को x मान लिया जाता है, आप इसे साइन एक्स रीड करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर देंगे। साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, यानी ये बन जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इनटू फिर जिसे आपने x मान रखा होता है उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जब उसी का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x मिलेगा। यानी चेन रूल वहां पर काम करता है जहां x की जगह कुछ और एक्सप्रेशन आ जाए। अब डिफरेंशिएशन में तो ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है, सब में काम करेगा, चाहे ये एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, ये 5x प्लस 7 हो, या ये log x हो, या ये sin x हो, ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो, सबके लिए चेन रूल काम करेगा। लेकिन इंटीग्रेशन में ये चेन रूल तभी काम करेगा जब ये लीनियर एक्सप्रेशन हो। तो पहले एक बार लीनियर को ही समझ लो। लीनियर एक्सप्रेशन कैसी होती है, जो ax प्लस b इस फॉर्मेट में जो एक्सप्रेशन लिखी होंगी उन्हें लीनियर बोलते हैं। ax प्लस b का मतलब ये हुआ जैसे 5x प्लस 3, ये लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगी, या 2x माइनस 1 है, ये भी लीनियर होगी। अगर केवल 7x केवल ऐसे लिखा हुआ है तब भी लीनियर है, मतलब उसमें x की पावर 1 वाले होना चाहिए, बस x की पावर 1, स्क्वायर ना हो, कोई सिंगल कांस्टेंट ना हो, कुछ भी ये होना जरूरी है। जैसे 3x माइनस 5, तो ये भी लीनियर एक्सप्रेशन है। तो उम्मीद है कि लीनियर एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। अब लीनियर एक्सप्रेशन में चेन रूल हम कैसे यूज करते हैं वो देखो। जैसे अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैं आपको करने के लिए कहूँ तो आप बता दो कि आंसर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस सी, सॉरी 1 नहीं होगा, 10x प्लस सी होगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सेक स्क्वायर 5x माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स था तो इंटीग्रेशन हुआ 10x, लेकिन अगर सेक स्क्वायर 5x माइनस 2 आ गया तो तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि लीनियर एक्सप्रेशन आ गई x की जगह पर। अगर x की जगह पर लीनियर एक्सप्रेशन आई ना तो आप इसे x मान सकते हैं। क्लियर है बात? अगर x की जगह पर लीनियर आ गया तो x मान लोगे और बिल्कुल सेम ऐसे ही कर दोगे कि 10 5x माइनस 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस एक काम एक्स्ट्रा होता है इसमें कि जब भी आप लीनियर मान के काम करते हो तो अपोन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो जरूर भेजना अपोन में। जब आपने इसको लीनियर मान लिया तो लीनियर यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 5 था x का, तो अपोन में 5 भेजा हमने और बाद में प्लस c लिख दिया। ओके, क्योंकि जब भी हमने x की जगह कोई लीनियर एक्सप्रेशन यूज की और आपने लीनियर मान के उसे इंटीग्रेशन किया तो जो भी x का कोफिशिएंट है अपोन में वही आएगा। जैसे आप एक और देखिए कि मान लिया साइन x है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, लेकिन कहीं पर आया साइन 3 माइनस एक्स आया, 3 माइनस एक्स, तो साइन 3 माइनस एक्स का हो जाएगा कोस माइनस कोस 3 माइनस एक्स
अपोन में -1 जरूर लिख देना, क्योंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन थी 3 - x, तो 3 - x और अपोन में x का कोफिशिएंट लिखा, x का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड किया और प्लस c, और फिर -1 से आप माइनस कैंसिल कर दोगे और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा cos 3 - x प्लस c। तो इस चेन रूल के और भी यूज देखिए एक बार। जैसे आप 1/x का इंटीग्रेशन जानते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c, लेकिन आपको इंटीग्रेशन करना हो 1/3x - 5 का, 1/3x - 5, तो ये 3x - 5 एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है तो चेन रूल काम कर जाएगा। चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आप 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं log x, तो इसका भी होगा log 3x - 5। ओके, इतना कर देंगे, बस जो x का कोफिशिएंट है उससे और डिवाइड कर देना, ऐसे अपॉन 3 लिख देना, लेकिन जनरली वो यहाँ लिख दिया जाता है और प्लस c। भाई आप पूरे के अपॉन में 3 लिखो या बाहर 1/3 लिखो, बात तो सेम ही है ना। तो 1/3 log 3x - 5 प्लस c, ये हो जाता है। जैसे एक और आप समझो कि मान लिया x की पावर 7 है, x की पावर 7 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 8/8 प्लस c, ये हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो ax प्लस b की पावर 7 का, ax प्लस b की पावर 7, तो ये ax प्लस b एक लीनियर टर्म है, और लीनियर है तो इसे x की तरह मान सकते हैं। x की पावर 7 का क्या है, x की पावर 8/8, तो आप इसे भी x रीड करिए, x की पावर 7 का होगा x की पावर 8/8, यानी इसका हो जाएगा ax प्लस b की पावर 8/8। इतना काम तो कर लिया आपने, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है उससे और डिवाइड करेंगे। x का कोफिशिएंट यहाँ पर a है तो आप इसे a से और डिवाइड करेंगे, यानी अपोन में एक a लिख दिया हमने और प्लस c। क्लियर है? ओके, तो जब लीनियर आए कहीं पर x की जगह पर तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी में एक मिसकंसेप्शन देख लेते हैं। जैसे बच्चों से बातचीत होती है तो बच्चे बताते हैं सर यहाँ तो डिवाइड किया नहीं, वहाँ डिवाइड कर दिया था, उस टाइप की बातें आती हैं। उसके लिए एक बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन लिखा, जैसे 5x प्लस 3 है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन आपको करना है इसका। तो यहाँ पर दो टर्म है, इसे कुछ लीनियर मानने की ज़रूरत तो है नहीं, आप दोनों टर्म का अलग अलग कर दोगे। यहाँ 5 कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में एज इट इज बना रहेगा, और आप x का इंटीग्रेशन करोगे, x की पावर 1 है, ये पावर एक और ज़्यादा हो जाएगी, x की पावर 2/2। अब ध्यान देना, यहाँ पर x था और x का ही हमने किया, उसे लीनियर नहीं माना है हमने। 5 कांस्टेंट था, एज इट इज बना रहा, x का किया तो x की पावर 2/2, और प्लस 3 कांस्टेंट है, इसके साथ x आ जाएगा और प्लस c लिख देंगे हम। ओके, कांस्टेंट के इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट इंटू x और प्लस c। तो फाइनली इसका आंसर आया हमारा 5x² प्लस 3x प्लस c। ओके, लेकिन अब कुछ बच्चे ये कहते हैं जी यहाँ भी तो आपने क्या, यहाँ तो 5 से डिवाइड नहीं किया आपने, तो भाई 5 से डिवाइड करेंगे क्यों यहाँ पर, या हमने इसे लीनियर थोड़े ना माना है कि अगर हम इस पूरी को x मान के करते, अगर इस पूरी को हम x मान के इंटीग्रेशन करते तब हमें 5 से डिवाइड करना पड़ता। देखिए अब मैं इसको लीनियर मान के करके दिखाता हूँ आपको। 5x प्लस 3 dx, अगर मैं इस पूरी को x मान लूँ, पूरी को x मान लूँ तो ये लीनियर है ना, x मान सकते हैं। x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इतना काम करेंगे आप, और फिर यहाँ पर क्योंकि हमने इसे लीनियर माना है तो यहाँ जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी होगा, अपॉन में 5 आएगा और प्लस c लिखेंगे। और इंटीग्रेशन में ये खासियत है, खासियत मान लो कि कमी मान लो, कि अगर आप मेथड चेंज करते हैं तो आपके आंसर डिफरेंट आते हैं। ये आंसर आपको देखने में उससे अलग लग रहा होगा, लेकिन अगर इसमें आप होल स्क्वायर वगैरह ओपन करें ना, ये तब भी अलग रहेगा। देखो मैं इसके होल स्क्वायर ओपन करके दिखाता हूँ आपको। आप ये होल स्क्वायर ओपन करिए, होल स्क्वायर ओपन करने के बाद ऊपर 3 टर्म है, आप तीनों के अपोन में 10 लिख दो। अलग अलग करेंगे सारी टर्म को, क्योंकि उस आंसर में भी ये सारी टर्म अलग अलग लिखी हुई है। अलग करते हैं इनको, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, शायद स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अलग अलग करेंगे हम इनको। 25
एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 9 अपॉन 10 प्लस 30x अपॉन 10 और प्लस सी। अब यहां से काट पीट करने के बाद ये तो 5 5 जा और 5 2 जा, तो ये तो हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 10, पहले ये वाला लिख लेते हैं, प्लस 3x प्लस 9 अपॉन 10 और प्लस सी। अब आपको ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि आंसर अलग अलग हैं। इसका आंसर था केवल 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x प्लस सी, लेकिन इसका आंसर आया 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन 10 प्लस सी। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, ये जो है ना ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब दो कांस्टेंट को ऐड करेंगे तब भी ये कांस्टेंट ही आएगा। तो यहाँ पर ये जो सी आया ये उस सी से अलग है, बस अब इस पूरे को सी से वापस रिप्लेस करा दो तो कांस्टेंट में फर्क आ जाता है। अगर आप मेथड चेंज करोगे तो आपका कांस्टेंट जो टर्म है वो अलग आ सकती है, क्योंकि हमें एक्चुअली उसके बारे में सही जानकारी होती ही नहीं है। तो मेन टर्म को आप पहचानना, मेन टर्म सेम आई होगी 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x, और बस ये फर्क तो आना ही था। आप c प्लस 9 अपॉन 10 को वापस एक कांस्टेंट कंसीडर कर लो, उसे वापस c लिख दोगे तो दोनों आंसर सेम आ जाएंगे। ओके, तो आपको बहुत बार जब आगे के एक्सरसाइज करोगे आप, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री वाले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये कि अगर हम अलग अलग मेथड से करें तो हमारे आंसर अलग अलग आते हैं, बट होते वो वही है सेम। आप इस आंसर को यहाँ छोड़ देते, कोई आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करता। इससे ये आ रहा है, इससे ये आ रहा है, टीचर को पता है कि दोनों आंसर सेम होते हैं। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि कब हमें डिवाइड करना है, जैसे x के साथ जो आया, और कब डिवाइड नहीं करना है। यहाँ जब हमने लीनियर माना तो डिवाइड किया, अगर लीनियर नहीं माना तो हम डिवाइड नहीं करते हैं। तो अब हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और उसमें जो चीज़ें आपको सीखने की है ना, जो नोट करने वाली है, वो मैं 4-6 क्वेश्चन कराने के बाद आपको लिस्ट आउट करा दूंगा कि आप अपनी कॉपी में ये चीज़ें नोट कर लो। आप नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपके पास लगभग 35-40 बातें होंगी नोट करने लायक। जब आप वो सारी कर लेंगे तो आपको इंटीग्रेशन आसान लगने लगेगा। कुछ बच्चों ने इंटीग्रेशन एक बार शायद कर भी रखा हो, जिन्होंने नहीं किया वो अब इसे दोबारा कर लेना, और जिन बच्चों ने कर रखा है उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब उनका इंटीग्रेशन बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा अगर ये वीडियो भी देखते हुए चले तो। जैसे इस वाले को अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अगर ये टर्म लीनियर होती तो यहाँ हम चेन रूल लगा सकते थे, इसे एक्स स्क्वायर मान सकते थे, लेकिन ये टर्म लीनियर नहीं है तो हम इसे एक्स स्क्वायर नहीं मान सकते। अब इस स्थिति में क्या होगा, ये होल स्क्वायर ही ओपन करना पड़ेगा। जब तक इंटीग्रेशन में सारी टर्म आप अलग अलग नहीं कर लेते तब तक इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो आप सबसे पहले होल स्क्वायर ओपन करोगे, x की पावर 4 प्लस 25 प्लस 10x स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये सारी टर्म अलग अलग आपने लिख दी, अब इनका इंटीग्रेशन आप कर लोगे। x की पावर 4 का होगा x की पावर 5/5, 25 का होगा 25x, और 10 कांस्टेंट है, पहले ऐसे ही बना रहेगा। x स्क्वायर का हो जाएगा x³ 3 और प्लस c। तो ये तो बिल्कुल आसान सा था। अब इस सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इनटू में ये है, तो ध्यान रखना इसमें कोई भी प्रोडक्ट रूल नहीं होता है, कोई मल्टीप्लाई रूल नहीं होता है इंटीग्रेशन में, तो इसलिए मल्टीप्लाई रूल कुछ लगना भी नहीं। इसमें डिफरेंशिएशन होता तो मल्टीप्लाई रूल लगा सकते थे। तो इसमें तो एक ही इलाज है कि आप टर्म को सेपरेट करें सबको। एक्स स्क्वायर की मतलब अंदर मल्टीप्लाई कराओ, वो एक्स की पावर 6 बनेगा और प्लस 2x स्क्वायर अलग। ये दो टर्म यहाँ पर क्रिएट हो गई, दोनों का आप इंटीग्रेशन कर देंगे। x की पावर 6 का होगा x की पावर 7/7 प्लस 2 वहाँ ऐसे रहेगा, और x स्क्वायर का x³ और प्लस c। तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। और आगे चलो, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, यहाँ दोनों में आपको दो नई बातें सीखनी है, और कॉपी पेन लेकर आप बैठे होंगे। वीडियो का आप रोक लें 2 मिनट के लिए, और वो इन क्वेश्चन को करने के बाद 2 मिनट के लिए रोकना और कॉपी में नोट डाउन करना। आप तुरंत नोट करते हुए पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन में जो कॉम्प्लेक्सिटी जो बन जाती है ना, इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि समझ में ही नहीं आता, सर बहुत होश बहुत सा लग रहा है। और उससे बाहर निकलने का सिर्फ यही तरीका है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें और ये 2 बातें जो मैं बताऊँगा तुरंत नोट करें।
एक अलग सेपरेट कॉपी में, ये नहीं जो आपकी फेयर है जो जहाँ आप इंटीग्रेशन करेंगे वही नहीं, उसमें नहीं, आप फेयर कॉपी के पहले ही 5-6 पन्ने छोड़ दें, आप 5-6 या 7 पन्ने आप छोड़ दें, उन पे नोट करना है। और उनको एक बार जब आप पढ़ाई बंद करें, उनको एक बार देखो कि मैंने क्या क्या सीखा। मैंने ये 2 बात सीखी इंटीग्रेशन में, मैंने 3 बात सीखी। एक बात हम लीनियर वाली सीख चुके हैं, वो लीनियर वाली लिख लेना उन्हीं में, कि अगर x के जगह पर लीनियर टर्म आए तो पूरी को हम x कंसीडर कर लेते हैं, चेन रूल लगता है। एक बात हम इसमें सीखेंगे, तो क्या लिखोगे आप कि जब ऊपर, यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर 3 टर्म है और नीचे सिंगल है, यानी जब न्यूमरेटर में मल्टीपल टर्म हो और डिनोमिनेटर में सिंगल हो तो आप सारी टर्म को सेपरेट करेंगे। एक पॉइंट हो गया आपके पास लिखने के लिए। मैं रिपीट करता हूँ, जब ऊपर मल्टीपल टर्म हो और नीचे सिंगल टर्म हो तो हम उस सिंगल टर्म को इन सब के अपॉन में लिखते हैं, मतलब सारी टर्म को सेपरेट करते हैं। जब ऊपर मल्टीपल टर्म और नीचे सिंगल तो सबको अलग अलग करना है तो अलग अलग कर देते हैं। जैसे ऊपर 5x की पावर 9, इसके अपॉन में भी हम 2x की पावर 5 लिखेंगे, प्लस 7x की पावर 4 के अपॉन में भी 2x की पावर 5, माइनस 3 के अपॉन में भी 2x की पावर 5। ये हमने सबको सेपरेट कर दिया, सबको सेपरेट कर दिया हमने। उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें इंटीग्रेशन से पहले भी। जैसे x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 9 है, तो ऊपर x की पावर 4 बचेगी, ये 5/2 x की पावर 4 लिखें पहले इसे, फिर प्लस यहाँ पर 7/2 और अपोन में x बचेगा, उसे ऐसे लिख लो 1/x। ध्यान देना मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। 7/2 कॉन्स्टेंट था, क्योंकि कॉन्स्टेंट तो एज इट इज बचेगा, x की पावर 4/x की पावर 5 में अपोन में x बचेगा, और माइनस यहाँ 3/2 और उसे x की पावर -5 लिख लिया। अब यहाँ से कुछ बच्चों की घंटी बजी होगी कि सर इसे तो x की पावर -1 नहीं लिखा ना मैंने इसे, क्योंकि ये log x का इंटीग्रेशन है। आप जो x की पावर n वाला फॉर्मूला जो बोर्ड पर लिखा हुआ था, आप उसे अगर ध्यान से देखें तो उस फॉर्मूले में कुछ ऐसा था, बाद में लिखा था n नॉट इक्वल टू -1, यानी जब n की वैल्यू अगर -1 है ना, मतलब x की पावर -1 है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता है, इसलिए मैंने इसको x की पावर -1 नहीं लिखा। क्लियर है? 1/x को आप x की पावर -1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला x की पावर -1 के लिए काम नहीं करता है, तो ये log x का होगा और उसमें हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये तो इंटीग्रेशन अब कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का निशान हटा देना, 5/4 ऐसे ही रहा, x की पावर 4 का होगा x की पावर 5/5 प्लस 7/2 log x -3/2 इंटू, जब -5 में एक ऐड करोगे तो x की पावर -4/-4 और प्लस c, ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई तो आप कर ही लेंगे इसका, यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस लिख दोगे आप, इस 5 से ये 5 कैंसिल कर दोगे, वो आपका काम है। बस मुझे तो क्या बताना था कि अगर ऊपर मल्टीपल टर्म है नीचे सिंगल टर्म है, तो ये सिंगल टर्म आप हर किसी के अपोन में लिखते चले जाएंगे, उससे अलग अलग टर्म जनरेट हो जाएंगी और फिर सारी टर्म का आप इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर है? अब इस 4th क्वेश्चन में सीखते हैं कुछ नई बात। तो इसकी सुनना क्या है, इसमें ऊपर भी कई सारी टर्म है और नीचे भी देख लो 2 है, सिंगल टर्म नहीं है। अगर सिंगल होती तो हम ये वाला करते हैं, यहाँ पर ऊपर भी कई टर्म है नीचे भी कई है, लेकिन दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ध्यान से सुनना, दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जब ऊपर और नीचे दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसमें अगर ऊपर की डिग्री ज़्यादा है और नीचे की कम है, ऊपर की डिग्री ज़्यादा है और नीचे की कम है, तो डिवाइड करेंगे हम सबसे पहले, यानी आप इसको इससे डिवाइड करोगे। तो मैं बोर्ड पे इसको डिवाइड करके लिखता हूँ एक बार। देखो मैंने बोर्ड पर इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या हुआ कि 5x तो कोसेंट चल गई, इसमें जो कोसेंट चल जाती है वो आप पूरी अलग कर लेंगे, मतलब इसमें से 5x तो पूरी अलग हो गई और प्लस, अगर आपको ध्यान हो वो जो हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं ऐसे ही तो होता है, कोसेंट अलग हो गया और प्लस रिमाइंडर अपॉन ये, यानी प्लस 18x। अच्छा अभी तो ये एक बार और चल जाएगी, पूरा कन्फर्म नहीं हुआ, वो डिवाइड कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर से सुनो, सबसे पहले हमने डिवाइड परफॉर्म किया, डिवाइड करने के बाद ये 5x प्लस 18, ये तो कोसेंट चल गई, तो 5x प्लस 18 तो अलग हो गया, इसमें 5x प्लस 18 हमने अलग लिख दिया।
और प्लस जो रिमाइंडर बचता है 75 अपॉन x माइनस 4, इसे हमने अलग कर दिया और इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मतलब वो जो टर्म थी वो टर्म पूरी इसमें कन्वर्ट हो गई डिवाइड करने के बाद। डिवाइड करने के बाद इसमें कन्वर्ट हो गई, ध्यान से देखना। डिवाइड करने के बाद ये कोसेंट चली तो कोसेंट अलग हो गई और प्लस रिमाइंडर अपॉन ये जो डिवाइजर था प्लस 75 अपॉन x माइनस 4 ये अलग रही। अब यहाँ पर 3 टर्म है, इसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे क्योंकि 5 कॉन्स्टेंट है, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 5x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 18 का आप कर लोगे, 18 का हो जाएगा 18x प्लस इसका करने के लिए 75 तो एज इट इज और इसे 1 अपॉन एक्स माइनस 4 यानी कि लीनियर, आप देखो लीनियर है ये, तो इसका हो जाएगा log x माइनस 4 क्योंकि x मान लेंगे ना इसे 1 अपॉन एक्स का होगा log x, तो ये हो जाएगा log x माइनस 4। अपॉन में x का कोफिशिएंट भी लिखना होता है लेकिन x का कोफिशिएंट 1 है तो इसके अपॉन में 1 लिखने से कुछ फायदा तो होने वाला है नहीं, और प्लस c। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में 2 नई बातें सीखी। मैं रिपीट कर दूं, 3 में हमने ये सीखा कि जब ऊपर मल्टीपल टर्म है नीचे सिंगल टर्म है तो हम डिवाइड करेंगे। याद रखना इसे, दरअसल इंटीग्रेशन में जब मैं बताता हूँ बच्चों को बेटा देखो ऊपर मल्टीपल, इतना बोलते याद आ जाते हैं, हाँ जी याद आ गया, लेकिन टाइम पे याद नहीं आता भाई। ये चीज़ें कब याद आएंगी, जब आपने रिटर्न में लिख रखी हो। ओके, यहाँ पर ऊपर की डिग्री ज़्यादा है नीचे की कम है तो डिवाइड करेंगे, याद रह जाएंगी 2 बातें। ऊपर की डिग्री ज़्यादा नीचे की कम तो डिवाइड करेंगे। ओके, अब मैं एक और बड़ा स्पेशल क्वेश्चन लेता हूँ। बोर्ड पर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर कितनी टर्म है, इंटीग्रेशन में सारी टर्म का अलग अलग किया जाता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूँ यहाँ कितनी टर्म है तो आप ये कहोगे 2 है, लेकिन एक्चुअल में 2 टर्म नहीं है, ये पूरी की पूरी तो एक सिंगल टर्म में कंसीडर होगी क्योंकि टर्म तो प्लस या माइनस के निशान से सेपरेट होती है। ये पूरी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स तो एक सिंगल फ्रैक्शन है, पूरी एक ही टर्म कहलाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप ऊपर का इंटीग्रेशन अलग और नीचे का अलग। बच्चों की कॉपी में देखा है कई बार कि सेक स्क्वायर का लिख देते हैं 10x और कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स और प्लस सी, लो जी इंटीग्रेशन हो गया, बट टोटली रोंग है भाई, ऐसे नहीं करना है। क्लियर है, क्योंकि ये तो पूरी एक ही फ्रैक्शन है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में ये कहते हैं कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो साइन कोस में ब्रेक कर लो, सबको कुछ ना कुछ रास्ता खुलेगा। तो इनके हम साइन और कोस वाली फॉर्म लिख देते हैं। सेक स्क्वायर को लिखेंगे हम 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। उसके बाद ये साइन स्क्वायर ऊपर कोस स्क्वायर नीचे, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। साइन अपॉन कोस है तो टेन स्क्वायर एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। तो उसे भी आप इसी कॉपी में नोट करेंगे जहाँ पर आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे जो लिखने में लगे हुए हैं। वैसे मुझे पता बैठते नहीं हैं, आलसी लोग हैं काफ़ी, बट फिर भी भाई लिख लो, इन्हें रिक्वेस्ट है मेरी, मान लो इतनी बात। क्या चीज़ लिखी, पहली हमने लिखे फॉर्मूले, ठीक है, हमने इस कॉपी में लिखे फॉर्मूले सारे जो मैंने यहाँ बोर्ड पर 14 फॉर्मूले लिखे हुए थे। सबसे पहले तो फर्स्ट पेज पर आप वे लिखेंगे। दूसरी बात, फिर आपने ये देखा लीनियर एक्सप्रेशन का यूज हम कैसे करते हैं, कि लीनियर एक्सप्रेशन जब भी आएगी तो हम उसे x मान लेंगे पूरी को, और जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे। तीसरी बात हमने ये सीखी कि ऊपर मल्टीपल टर्म है और नीचे सिंगल टर्म है तो सेपरेट करेंगे। ओके, चौथी बात हमने ये सीखी कि जब ऊपर की डिग्री ज्यादा और जी नीचे की डिग्री कम है तो डिवाइड करते हैं। 4 चीजें सीखी। 5वीं मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो इस पूरी एक्सरसाइज 7.1 का कंक्लूजन सिर्फ ये 5 बातें हैं। 5वीं क्या होगी कि जब भी टेन स्क्वायर आ जाए, टेन स्क्वायर एक्स को हमेशा, मैं बिल्कुल हिंदी में ही लिख रहा हूं हमेशा, क्योंकि एक्चुअली अपनी मदर टंग में ही चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। टेन स्क्वायर एक्स को हमेशा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे,
याद रहेगी। कहीं भी तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़े टेन स्क्वायर का तो उसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखना, तो टेन स्क्वायर को लिख दोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। और अब इसका इंटीग्रेशन आप अच्छी तरह कर सकते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, माइनस वन का होता है एक्स और प्लस सी। तो इस तरीके से टोटल 5 बातें हमने ये सीखी है। और इंटीग्रेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ पूरा कनेक्टेड टॉपिक है, इंटीग्रेशन पूरा रिलेटेड है, एक दूसरे में अटका हुआ है सारा। पहली एक्सरसाइज नहीं की तो दूसरी कर नहीं सकते, दूसरी नहीं की तो तीसरी नहीं कर सकते। तो ये वाली आप खूब अच्छे से करें, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करूँगा। फिलहाल ये बेसिक आप तैयार करें इंटीग्रेशन के, ये सारी बातें आपको पता होंगी, बट ये रिटर्न नोट्स जरूर बना लें, इनके बिना इंटीग्रेशन अधूरा है। आपको हो सकता है अभी ये फालतू की बातें लग रही हों, लेकिन जैसे इंटीग्रेशन में आगे और नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी आपका हौसला टूट जाएगा, आप करना ही बंद कर दोगे इंटीग्रेशन को। आप 2-3 एक्सरसाइज तक तो चलोगे, तीसरी बहुत ख़राब एक्सरसाइज है, तीसरी आते ही हाथ खड़े कर जाओगे आप। उसमें भी बहुत सारी बातें हैं लिखने के लिए, लेकिन उन्हें लिखो याद करो, लिखो याद करो, ठीक है। और अगर कर लिया तो यकीन मानो इंटीग्रेशन से इंटरेस्टेड टॉपिक आपको लगेगा नहीं कुछ भी। आप भाग भाग के इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करोगे कि सर इंटीग्रेशन तो हम ऐसे कर देंगे, इतना बेहतरीन आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। जिन बच्चों ने मेरे साथ पहले भी इंटीग्रेशन किया है मुझे पूरा यकीन है कि इन वीडियो को देखने के बाद उनका इंटीग्रेशन बहुत मजबूत होने वाला है। तो आप भी जुड़े रहें खैर साथ में, जैसे कह रहा हूँ ऐसे करते रहना बस। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही।